exercise question number 1. In which of the following examples of motion can the body be considered approximately a point object? इसमें सबसे पहले हमारे पास है a railway carriage moving without jerks between two station. तो इसका आंसर हमारे पास क्या है? हमें क्या मानना है? इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट मानना है। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए एक ऐसी कंडीशन होनी चाहिए हमारे पास, साइज कुछ इस तरीके से हो, जैसे हमारे पास ये एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है और ये हमारे पास एक बड़ी बॉडी है। तो अगर इसके कंपैरिजन में हम यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो ये हम इसको पॉइंट मास मान सकते हैं, लेकिन अगर इसी के कंपैरिजन में अगर हम इस बॉडी को कंसीडर करें तो ये हम पॉइंट मास कंसीडर नहीं कर सकते। तो चलिए पहले का आंसर क्या है हमारे पास, द साइज ऑफ कैरियर्स इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशंस, इसलिए हम उसको पॉइंट मास जो है वो मान सकते हैं। सेकंड हमारे पास है ए मंकी सिटिंग on the top of man cycling smoothly on the circular track. The size of monkey is very small as compared to size of circular track. तो ये भी हमारे पास पॉइंट मास कंसीडर किया जा सकता है। थर्ड है ए स्पिनिंग क्रिकेट बॉल दैट टर्न्स शार्पली ऑन हिटिंग द ग्राउंड। तो अगर हम बात करें स्पिनिंग क्रिकेट बॉल की तो दैट इज कंपेरेबल टू डिस्टेंस थ्रू विच इट टर्न्स शार्पली, यानी कि जहां पे बॉल आपका ग्राउंड को टच करेगी उसके कंपैरिजन में जो बॉल है उसका साइज काफी होता है, इसलिए क्रिकेट की बॉल को हम कंसीडर पॉइंट मास नहीं कर सकते। एंड लास्ट है हमारे पास ए टम्बलिंग बीकर दैट हैज स्लिप्ड ऑफ एज ऑफ टेबल। द साइज ऑफ बीकर इज कंपेरेबल टू द हाइट ऑफ टेबल फ्रॉम विच इट इज स्लिप्ड, hence the beaker cannot be considered as point object. Exercise question number 3.2. The position time graph for two children A and B returning from their school O to their homes P and Q respectively are shown in the figure. Choose the correct entries for the brackets below. यहाँ पे ऑप्शंस कुछ इस तरीके से दिए गए हैं, तो आप ड्यूल तरीके से बोल सकते हैं दैट A lives closer to the school than B और B lives closer to the school than A। तो इसमें से हमें एक चूज करना है और एक जो इनकरेक्ट है उसको हटाना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास देखा जाए तो वो उनका स्कूल हो गया, एंड यहाँ पे P पॉइंट पे जो वो A का घर है और Q पॉइंट पे जो है वो B का घर है। तो स्कूल के पास किसका घर है राइट नाउ, तो स्कूल के पास है A का घर। तो हम क्या बोल सकते हैं दैट A लिव्स क्लोजर टू द स्कूल देन B। इस तरीके से आपको ऑप्शंस को बताना है। इसके बाद सेकंड आता है A और B starts from the school earlier than B और A। तो यहाँ पे A की बात की जाए तो A t=0 पे चल चुका है, लेकिन जो B है वो कुछ टाइम बाद चलता है। तो यहाँ पे कुछ टाइम वो कंज्यूम कर चुका है, तो हम B बाद में चला है और A पहले चला है, तो हम बोलेंगे A starts from the school earlier than B। इसके बाद थर्ड हमारे पास आता है A और B walks faster than B और A। तो यहाँ पे वॉक फास्टर का मतलब यहाँ पे सबसे बेसिक मतलब है स्पीड से। तो स्पीड हमारे पास राइट नाउ अगर बात करें कि एक्सटी ग्राफ है तो एक्सटी ग्राफ में स्पीड हमें किससे मिलती है, स्लोप से। तो स्लोप के लिए अगर बोला जाए तो यहाँ पे स्लोप हमारे पास किसके बराबर होगा, tan थीटा के बराबर होगा। अगर थीटास देखा जाए तो थीटा A और थीटा B, यहाँ पे थीटा B की वैल्यू जो है वो ज़्यादा है एज कंपैरिजन टू थीटा A। इसका मतलब क्या निकला कि tan थीटा B विल बी ग्रेटर देन tan थीटा A, और वी कैन से दैट VB इज ग्रेटर देन VA। तो इस केस में हमारे पास कौन फास्ट चल रहा है, B इज वॉकिंग फास्टर देन A। A और B रीच होम एट सेम और डिफरेंट टाइम। अगर हम टाइमिंग की बात करें तो ये हमारे पास जो B की टाइमिंग है वो इस टाइम तक तो पहुंच चुका है, लेट्स अज्यूम T1। लेकिन अगर A के लिए बात की जाए तो वो इस टाइम पे पहुंचा है, तो T1 इज लेस देन T2। तो पहले हमारे पास कौन पहुंचा है, पहले हमारे पास B पहुंचा है और बाद में कौन पहुंचा है, A। तो हम क्या बोलेंगे, दोनों अलग अलग टाइम पे जो है वो अपने अपने घर पहुंचते हैं। लास्ट हमारे पास है A ओवरटेक्स B और B ओवरटेक्स A ऑन द रोड वंस और ट्वाइस। तो यहाँ पे रास्ते में एक ही बार मिलते हैं, और हम बात कर चुके हैं कि B बाद में चलता है पहले घर पहुँचता है, तो B ओवरटेक करता है किसको, A को, और रास्ते में क्योंकि एक ही बार मिले तो सिर्फ वो एक ही बार उसको ओवरटेक कर रहा है।
तो हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, बी ओवरटेक्स ए ऑन द रोड वंस। Exercise question number 3.3. A woman starts from her home at 9 a.m., walks with speed of 5 km per hour on a straight road up to her office 2.5 km away, stays at the office up to 5 p.m. and returns home by an auto with the speed of 25 km per hour. Choose a suitable scales and plot XT graph of her motion. फॉर XT ग्राफ, एक एक्सिस पे हम यहाँ पे x और दूसरे एक्सिस पे हम t लेने वाले हैं। हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास जैसे कि 9 AM जो है वो यहाँ पे अपने घर पे है एंड आफ्टर वर्किंग ऑफ 2.5 किलोमीटर वो अपने यहाँ पे ऑफिस पे पहुँच जाती है एंड उसके बाद यानी कि जाने में टाइम इसके बाद यहाँ पे कितना टाइम हो चुका है ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि टाइम इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस है 2.5 और उसकी स्पीड जो है वो है 5, यानी कि हमारे पास ये आएगा 1/2 आवर 30 मिनट। तो यानी कि अब टाइम हमारे पास क्या हो चुका है 9:30 AM अप टू 5 PM जो है वो वहीं पे रहती है एंड देन बाई ऑटो जो है वो घर पहुंचती है। अगेन वापस आने में टाइम कितना लगा, दैट इज 2.5 डिवाइडेड बाई 25, दैट इज 1/10 आवर। और हम बोल सकते हैं इसको 1/10 आवर को मिनट में कन्वर्ट करें तो हमारे पास आ गया 6 मिनट। तो सबसे पहले स्टार्टिंग के लिए हम लेते हैं कि टाइम हमारे पास कितना है 9 AM का और वो घर से चलना स्टार्ट करती है। अब इसके बाद यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने के लिए होगी कि हमारे पास जो हम स्पीड दिखाना चाह रहे हैं वो XT ग्राफ में किस के थ्रू बताई जाएगी, दैट विल बी टोल्ड बाई स्लोप। तो यहाँ पे हमने एज्यूम किया कि वो ऑफिस पहुँचती है यानी कि जो कि इतना है 2.5 किलोमीटर दूर है और यहाँ पे जाने में उसको कितना टाइम लगा 30 मिनट। तो अब हो चुका टाइम 9:30। इसके बाद ऑफिस में ही रहती है यानी कि 5 बजे तक उसकी पोजीशन में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे, तो 5 PM तक उसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं है। अब इसके बाद इस डायरेक्शन को अगर आप पॉजिटिव लेते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे हमने स्लोप क्या लिया पॉजिटिव, तो हमारे पास ये वाली डायरेक्शन क्या हो जाएगी नेगेटिव। तो यहाँ पे अगर ये डायरेक्शन नेगेटिव हो जाती है स्लोप भी क्या आएगा नेगेटिव आएगा। तो ये हमारे पास नई पोजीशन टाइम जो है वो आ जाएगा 5-6 PM। क्वेश्चन नंबर 3.4, ए ड्रंकर्ड वॉकिंग इन ए नैरो लेन takes 5 steps forward and 3 steps backward, followed again by 5 steps forward and 3 steps backward, and so on. Each step is 1 meter long and requires 1 second. Plot the XT graph of his motion and determine graphically and otherwise how long the drunkard takes to fall in a pit 13 meter away from the start. तो स्टार्टिंग से बात करें कि हमारे पास एक ड्रंकर्ड के लिए हमने एक रेफरेंस के लिए ले लिया कि हमारे पास जब वो मोशन स्टार्ट करता है तब कोऑर्डिनेट कितना है x इज इक्वल टू 0 और टाइम भी क्या है हमारे पास t इज इक्वल टू 0। जैसे ही वो 5 स्टेप आगे लेगा तो वो कहाँ पे पहुँच चुका है 5 पे। अब इसके बाद हमारे पास टाइम भी कितना हो चुका है 5 सेकेंड, लेकिन अब वो 3 स्टेप पीछे लेगा तो 5 से 3 स्टेप पीछे लेके कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा उसका 2, लेकिन टाइम कितना हो चुका होगा वो प्लस हमारे पास 3 सेकेंड ऐड हो जाएंगे तो टाइम हो चुका है हमारे पास 8। नेक्स्ट फिर वो क्या करेगा 5 स्टेप फॉरवर्ड लेगा, जैसे ही वो 5 स्टेप फॉरवर्ड लेगा तो टाइम हमारे पास कितना हो चुका होगा 8 + 5 13 और जो कोऑर्डिनेट है हमारे पास नया कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा 7। इसके बाद फिर वो क्या करेगा 3 स्टेप बैक लेगा, जैसे ही वो 3 स्टेप बैक लेगा तो यानी कि 7 से वो कहाँ पे आ जाएगा 4 पे। अब टाइम 3 सेकेंड फिर से हमारे पास क्या है ऐड हो गया, टाइम कितना हो गया 16 सेकेंड। अगेन यही स्टेप फिर से रिपीट करेगा। अब हमारे पास वो कहाँ पे पहुँच गया 9 पे, तो 9 पे पहुँचने के बाद टाइम कितना हो चुका है 5 सेकेंड ऐड करेंगे तो ये हमारे पास कितना हो गया 21। फिर 3 स्टेप क्या लिए उसने पीछे 6 पर आ गया, तो इस मोमेंट पे टाइम कितना हो चुका है हमारे पास 24 सेकेंड। अगेन फिर से क्या करेगा 5 स्टेप आगे लेगा, जैसे ही 5 स्टेप आगे लेगा कहाँ पे पहुँच चुका है 11 पे और इस मोमेंट पे टाइम हमारे पास कितना हो चुका है 29 सेकेंड। अगेन 3 स्टेप्स क्या करेगा रिट्रेस करेगा, 3 स्टेप जैसे ही रिट्रेस करेगा तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा उसका 8।
लेकिन अभी तक 3 स्टेप और बैक ले लिए, तो टाइम हमारे पास कितना हो चुका है 32 सेकेंड। लेकिन अब जैसे ही वो 5 स्टेप आगे लेगा, तो 5 स्टेप आगे लेके ही 13 मीटर अवे क्या था, उससे पिट था, तो 13 मीटर अवे है, तो यानी कि वो उसके अंदर फॉल कर जाएगा। तो टोटल टाइम अब वो हमारे पास 5 सेकेंड और लेगा, तो टोटल टाइम हमारे पास कितना हो गया 37 सेकेंड। इसी चीज़ को ग्राफ से भी देख लेते हैं। तो ग्राफिकली देखें तो t इज इक्वल टू 0 पे, x इज इक्वल टू 0 पे अपनी मोशन स्टार्ट करता है। t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे उसकी पोजीशन जो है वो कहाँ पे पहुँच चुका है, 5 स्टेप्स लेके वो यहाँ पे पहुँच चुका है। अब 5 मीटर पे पहुँचने के बाद फिर वो 3 स्टेप रिट्रेस करता है, तो वो वापस कहाँ पे आ गया 2 पे। देन उसके बाद फिर वो 5 स्टेप्स लेता है आगे, और 5 स्टेप्स आगे लेगा तो फिर वो वापस कहाँ पे पहुँच गया हमारे पास 13 सेकेंड के बाद 7 पे पहुँच गया। अगेन इसके बाद वो क्या करेगा, फिर 3 स्टेप्स क्या करेगा, रिट्रेस करेगा। जैसे ही 3 स्टेप्स रिट्रेस करेगा तो वो कहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 4 पे आ जाएगा। अगेन फिर वो 5 स्टेप आगे लेगा, तो 16 सेकेंड होने के बाद कहाँ पे टाइम हो गया इसका 21। तो 21 पे उसकी पोजीशन क्या है 9, तो ये हमारे पास 9 पे पहुंच चुका है। देन वो 3 स्टेप्स बैक लेगा, तो उसके बाद 3 स्टेप्स बैक लेगा तो टाइम कितना हो चुका है 24, और 24 पे उसकी पोजीशन क्या है राइट नाउ 6, तो यानी कि वो इस जगह पे आ चुका है। देन आफ्टर दैट 32 पे इसी तरीके से आगे चलते जाएं, तो 32 पे उसकी पोजीशन हमारे पास क्या है 8, तो 32 पे उसकी पोजीशन जो है वो दैट इज 8। एंड आफ्टर दैट वो जो 13 मीटर पिट है उसमें फॉल कर जाएगा एट t इज इक्वल टू 37 सेकेंड। यहाँ पे अगर एक्स टी ग्राफ की बात की जाए, तो v की बात की जाए, तो दैट इज x बाई टी मतलब 1/1, और दैट इज इक्वल टू tan थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू 1 मतलब थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो वो एक स्टेप जब आगे लेता है तो ये एंगल भी 45 है, जब वो पीछे भी रिट्रेस करता है तो ये वाला एंगल भी हमारे पास क्या है 45 है। तो ये पॉजिटिव स्लोप्स वाले फॉरवर्ड मोशन को दिखाते हैं, और दूसरे जो नेगेटिव स्लोप्स वाली ये वाली लाइनें हैं वो हमारे पास बैकवर्ड स्टेप्स को दिखाती हैं। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3.5, ए जेट एयरप्लेन ट्रैवलिंग एट द स्पीड ऑफ 500 किलोमीटर पर आवर इजेक्ट्स इट्स प्रोडक्ट ऑफ कंबशन एट द स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर रिलेटिव टू द जेट प्लेन, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लेटर विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड। तो यहाँ पे जो स्पीड दी गई है एयरप्लेन की, स्पीड ऑफ जेट दैट इज गिवन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो वो हमें दी गई है 500 किलोमीटर पर आवर। अगर हम इसको वेलोसिटी के टर्म्स में लिखें, और हमने मान लिया कि जिस डायरेक्शन में जेट मूव कर रहा है वो डायरेक्शन क्या है पॉजिटिव, तो यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू प्लेन अगर बात की जाए, तो जो गैसेस इजेक्ट हो रही हैं वो हमारे पास क्या होती है प्लेन के अपोजिट डायरेक्शन में इजेक्ट होगी। तो स्पीड ऑफ गैसेस विद रिस्पेक्ट टू जेट 1500 किलोमीटर पर आवर, और अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो इसकी डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये हमारे पास माइनस आ जाएगा। यहीं पे हम यूज करते हैं रिलेटिव मोशन का फॉर्मूला कि वेलोसिटी ऑफ गैसेस माइनस वेलोसिटी ऑफ जेट इज इक्वल टू माइनस का 1500, और वेलोसिटी ऑफ गैसेस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमें निकालना है, और वीजे की वैल्यू हमारे पास कितनी है प्लस का 500, तो वो हम जब हम यहाँ पे रखेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस का 500 इज इक्वल टू माइनस का 1500। अदर साइड ले जाते हैं तो राइट साइड में ले जाने के हमारे पास माइनस क्या हो गया प्लस का 500 और माइनस का 1500 एज इट इज, तो ये हमारे पास आएगा माइनस का 1000 किलोमीटर पर आवर। तो जिस डायरेक्शन में एरोप्लेन जा रहा है गैसेस का इजेक्शन उसके अपोजिट डायरेक्शन में है। क्वेश्चन नंबर 3.6, ए कार इज मूविंग अलोंग a state highway with speed of 126 km per hour is brought to stop within a distance of 200 meter. What is the retardation of car assumed uniform and how long does it take to car to stop? तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें स्पीड जो दी गई है, तो स्पीड जो गिवन है हमारे पास दैट इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ किलोमीटर पर आवर। तो इसको हम पहले चेंज करते हैं मीटर पर सेकेंड में, तो मीटर पर सेकेंड के लिए हम क्या करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड हमारे पास कर देंगे, तो ऊपर हमारे पास कितना आ जाएगा डिवाइडेड बाई 18 जब हमारे पास रहेगा तो ये हमारे पास आएगा 7 × 5, दैट मीन्स ये हमारे पास आया 35 मीटर पर सेकेंड। इसमें हम यूज करेंगे हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन दैट v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as, और यहाँ पे टर्म्स के बारे में बात करें तो फाइनल लोग उसको रोकना है, तो दैट इज इक्वल टू 0। u² इनिशियल स्पीड हमारे पास कितनी है 35 का स्क्वायर प्लस
2, a की वैल्यू हमें फाइंड करनी है एंड s इज गिवन एज 200। तो यहाँ 35 स्क्वायर को हम अदर साइड ले जाते हैं तो वो हो जाएगा हमारे पास -35 इंटू 35 इज इक्वल टू 2a इंटू 200। यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आएगा -35 इंटू 35 और डिवाइडेड बाई 2 इंटू 200। तो ये टर्म हमारे पास आएगी -1225 एंड डिवाइडेड बाई 400। तो इसको सॉल्व करने पे हमारे पास ये आएगा 3.06 विद माइनस सिंबल और ये एक्सेलरेशन है तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसी के साथ हम यह भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन से v इज इक्वल टू यू प्लस क्या होता है 80। तो टाइम अगर निकालना है तो फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास जो है इनिशियल वेलोसिटी है हमारे पास 35 माइनस 3.06 एंड इक्वल टू t। तो दूसरी साइड लेके जाएंगे तो 3.06 t इज इक्वल टू 35 और ये हमारे पास आएगा 35 डिवाइडेड बाई 3.06। तो ये हमारे पास आएगा 11.43 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 3.7, two trains A and B of length 400 meter each are moving on two parallel tracks with uniform speed of 72 km per hour in the same direction with A ahead of B. The driver of B decides to overtake A and accelerates it by 1 meter per second square. If after 50 seconds the guard of B just brushes past the driver of A, what was the original distance between them? दोनों ही ट्रेन यहाँ पे A और B अगर वेलोसिटी की टर्म्स में बात करें तो हमारे पास दोनों ही ट्रेन कितनी स्पीड से चल रही है 72 किलोमीटर पर आवर, यानी कि हमारे पास मीटर पर सेकंड में कितना आ जाएगा 72 5/18 से मल्टीप्लाई करने पे ये आएगा 20 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे अगर रिलेटिव स्पीड की हम बात करें तो रिलेटिव स्पीड हमारे पास कितनी आ गई, रिलेटिव स्पीड ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B ये हमारे पास कितना आ रहा है 0। इसके बाद रिलेटिव एक्सेलरेशन की बात करें, रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, इसकी अगर हम बात करें तो क्या आ जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ A माइनस एक्सेलरेशन ऑफ B ये हमारे पास आएगा। तो माइनस का 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारे पास आ गया। इसके बाद बात करते हैं कि डिस्टेंस कितनी रही होगी। तो डिस्टेंस के लिए बात करें तो हमारे पास हमने ये मान लिया ट्रेन A है, ये B है, यहाँ पे A ट्रेन का ड्राइवर हुआ और यहाँ पे हमारे पास गार्ड हुआ ट्रेन B का। दोनों की लेंथ कितनी है 400, इसकी भी लेंथ 400 और बीच का कुछ स्पेस भी हम मान लेते हैं यहाँ पे x रहा होगा। तो यहाँ पे डिस्टेंस वाइज भी अगर देखा जाए तो ये पीछे की तरफ है, तो अगर हम यहाँ पे रिलेटिव पोजीशन भी निकालें s विद रिस्पेक्ट टू b निकालें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, s के लिए SA माइनस SB और अपने A वाले के कोऑर्डिनेट ड्राइवर के कोऑर्डिनेट को अगर 0 मानते हैं तो ये हमारे पास कितना आ गया माइनस में 800 प्लस x ये हमारे पास डिस्टेंस आती है। तो रिलेटिव एक्सेलरेशन, रिलेटिव वेलोसिटी और रिलेटिव टाइम, तो हम यहाँ पे रिलेटिव मोशन के लिए सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है हमारे पास s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर और यहाँ पे हमारे पास सारी टर्म कौन सी आ जाएगी, रिलेटिव टर्म्स जो है वो यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगी। चलिए सारी वैल्यूज जो है वो हम पुट करते हैं। -800 प्लस x ये हमारे पास कितना हो गया 0 प्लस हाफ -1 और t यानी कि 50 का स्क्वायर ये हमारे पास आएगा। तो सॉल्व करने पे हमारे पास ये आ गया माइनस का 800 प्लस x माइनस हाफ और 50 का स्क्वायर दैट इज 2500 और यहाँ पे दोनों साइड माइनस जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या 800 प्लस x और 2500/2 दैट इज 1250। तो x इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया 1250 माइनस 800, तो आंसर इज 450 meter. Question number 3.8. Two towns A and B are connected by a regular bus service with a bus leaving in either direction every t minutes. A man cycling with the speed of 20 km per hour in the direction A to B notices that bus goes past him in 18 minutes in the direction of his motion
and every 6 minutes in the opposite direction. What is the period T and with what speed do buses ply on the road? तो यहाँ पे अगर हम बात करें सबसे पहले कि जो हमें स्पीड दी गई है साइकिल की, v ऑफ साइकिल दैट इज गिवन 20 किलोमीटर पर आवर, और बसेस के लिए हम मान लेते हैं कि v ऑफ बस इज v किलोमीटर पर आवर हमारे पास यहाँ पे कंडीशन है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि डिस्टेंस कितनी कवर की होगी, तो पहले हम बात करते हैं दोनों ही जो A टू B जा रहे हैं। A टू B कौन जा रहा है? एक तो हमारे पास आगे तो जो है वो साइकिलिस्ट जा रहा है और उसके पीछे से जो है वो बस जो है वो आ रही है, और साइकिलिस्ट की स्पीड जो है वो 20 है और बस की हमने v मानी है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में यहाँ पे जा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें बसेस के लिए, तो बस की रिलेटिव स्पीड विद रिस्पेक्ट टू साइकिलिस्ट हमारे पास क्या होगी? स्पीड ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू साइकिलिस्ट, ये हमारे पास क्या आएगी? दैट विल बी vb माइनस vc, और वैल्यू रखें तो हमारे पास आएगी v माइनस 20, क्योंकि दोनों सेम स्पीड में जा रहे हैं। और ये जो है हर 18 मिनट के बाद इसको मिल रही है। अगर टाइम की बात करें तो 18 मिनट बाद मिल रही है, मतलब आवर्स में लिखें तो हमारे पास हो जाएगा 18/60 आवर। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं डिस्टेंस कवर्ड बाय बस, तो ये हमारे पास कितनी विद रिस्पेक्ट टू साइकिल, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? तो स्पीड क्या है? v माइनस 20 और टाइम कितना है? 18/60। एक्चुअली में अगर देखा जाए तो डिस्टेंस बस के द्वारा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी कवर की गई है, तो हमारे पास बस किस स्पीड से चल रही है? v, और उसको टाइम कितना लग रहा है? हर t सेकंड बाद बस छूट रही है, और डिवाइडेड बाय 60, ये हमारे पास आवर्स में, क्योंकि t जो है वो मिनट में दिया गया है। तो दोनों ही कंडीशन में डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बस इज सेम, तो हम क्या बोल सकते हैं? v माइनस 20 इंटू 80/60 इज इक्वल टू vt/60। तो यहाँ पे हम इसको अगर सॉल्व करें तो 60 से 60 कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसके अलावा बाकी हमारे पास इक्वेशन बचेगी क्या? v माइनस 20 इंटू 18 इज इक्वल टू vt। एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई। इसी तरीके से अब हम अगर बात करें कि B टू A वाली कंडीशन में क्या होगा, तो B टू A वाली कंडीशन में साइकिलिस्ट जो है वो इधर B की तरफ जा रहा है और बसेस जो है वो सामने से आ रही है। तो यहाँ पे हमारे पास इसकी स्पीड कितनी है? v, और इसकी स्पीड कितनी हो गई? 20, और अब ये जो मिल रहे हैं वो हर 6 मिनट में मिल रहे हैं। यहाँ पे अभी जो टाइम है, तो अब हम आवर्स में लिखें तो 6/60 आवर हमारे पास आएगा। तो यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू साइकिलिस्ट अगर हम डिस्टेंस ट्रेवल निकालें तो पहले रिलेटिव स्पीड निकाल लेते हैं। रिलेटिव स्पीड ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू साइकिलिस्ट, ये हमारे पास क्या आएगा? तो ये हमारे पास आएगा vb माइनस vc। तो यहाँ पे वैल्यू रखें तो vb की वैल्यू हमारे पास कितनी है? v, और माइनस ऑफ माइनस 20, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। तो ये हमारे पास आ जाएगा v प्लस 20, BC आ गया। अब यहाँ पे हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं। डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू मैन हमारे पास कितना आएगा? तो स्पीड कितनी है? v प्लस 20, और टाइम कितना लग रहा है? दैट इज 6/60। सेकेंड कंडीशन में डिस्टेंस बस हर t मिनट बाद छूट रही है, तो बसेस के द्वारा डिस्टेंस कवर्ड कितनी होगी? v, और t/60 हमारे पास आएगा। इन दोनों को भी इक्वेट कर देते हैं, तो v प्लस 20 इंटू 6/60 इज इक्वल टू vt/60। तो यहाँ पे हमारे पास 60 से 60 अगेन कैंसिल हो जाएगा, तो v प्लस 20 इंटू 6 इज इक्वल टू vt। और दूसरी इक्वेशन जो हमारे पास थी वो है v माइनस 20 इंटू 18 इज इक्वल टू vt। तो दोनों कंडीशन में vt की वैल्यू को हम इक्वेट कर देते हैं, तो v माइनस 20 इंटू 18 इज इक्वल टू v प्लस 20 इंटू 6 हमारे पास आएगा। तो ये हमारे पास 3 बचेगा, ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो जाएगा 3v माइनस 60 इज इक्वल टू v प्लस 20। और हम ये भी बोल सकते हैं कि 2v इज इक्वल टू 60 प्लस 20, और सॉल्व करने पे आएगा
2v इज इक्वल टू 80। तो यहाँ से हमारे पास v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। अब जब इस v की वैल्यू यहाँ पे रखते हैं तब हम इसको आगे और सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि हमें t की वैल्यू जो वो निकालनी है। तो 40 प्लस 20 इंटू 6 इज इक्वल टू 40 इंटू टी। तो ये हमारे पास हो जाएगा 60 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 40 इज इक्वल टू टी। कैंसिल आउट किए, ओके 2 और इधर 3, अगेन हमारे पास इधर बचा 3। तो 3 इंटू 3 दैट इज टी इज इक्वल टू एवरी 9 मिनट। Question number 3.8. Two towns A and B are connected by a regular bus service with a bus leaving in either direction every t minutes. A man cycling with the speed of 20 km per hour in the direction A to B notices that bus goes past him in 18 minutes in the direction of his motion and every 6 minutes in the opposite direction. What is the period t and with what speed do buses ply on the road? तो यहाँ पे अगर हम बात करें सबसे पहले कि जो हमें स्पीड दी गई है साइकिल की, v ऑफ साइकिल दैट इज गिवन 20 किलोमीटर पर आवर, और बसेस के लिए हम मान लेते हैं कि v ऑफ बस इज v किलोमीटर पर आवर हमारे पास यहाँ पे कंडीशन है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि डिस्टेंस कितनी कवर की होगी, तो पहले हम बात करते हैं दोनों ही जो A टू B जा रहे हैं। A टू B कौन जा रहा है? एक तो हमारे पास आगे तो जो है वो साइकिलिस्ट जा रहा है और उसके पीछे से जो है वो बस जो है वो आ रही है, और साइकिलिस्ट की स्पीड जो है वो 20 है और बस की हमने v मानी है। तो दोनों सेम डायरेक्शन में यहाँ पे जा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें बसेस के लिए, तो बस की रिलेटिव स्पीड विद रिस्पेक्ट टू साइकिलिस्ट हमारे पास क्या होगी, स्पीड ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू साइकिलिस्ट, ये हमारे पास क्या आएगी, दैट विल बी VB माइनस VC, और वैल्यू रखें तो हमारे पास आएगी v माइनस 20, क्योंकि दोनों सेम स्पीड में जा रहे हैं। और ये जो है हर 18 मिनट के बाद इसको मिल रही है। अगर टाइम की बात करें तो 18 मिनट बाद मिल रही है, मतलब आवर्स में लिखें तो हमारे पास हो जाएगा 18/60 आवर। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं डिस्टेंस कवर्ड बाय बस, डिस्टेंस कवर्ड बाय बस। तो ये हमारे पास कितनी विद रिस्पेक्ट टू साइकिल, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, तो स्पीड क्या है v माइनस 20 और टाइम कितना है 18/60। एक्चुअली में अगर देखा जाए तो डिस्टेंस बस के द्वारा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी कवर की गई है, तो हमारे पास बस किस स्पीड से चल रही है v, और उसको टाइम कितना लग रहा है, हर t सेकंड बाद बस छूट रही है, और डिवाइडेड बाय 60, ये हमारे पास आवर्स में, क्योंकि t जो है वो मिनट में दिया गया है। तो दोनों ही कंडीशन में डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बस इज सेम। तो हम क्या बोल सकते हैं, v माइनस 20 इंटू 80/60 इज इक्वल टू VT/60। तो यहाँ पे हम इसको अगर सॉल्व करें तो 60 से 60 कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसके अलावा बाकी हमारे पास इक्वेशन बचेगी क्या, v माइनस 20 इंटू 18 इज इक्वल टू VT। एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई। इसी तरीके से अब हम अगर बात करें कि B टू A वाली कंडीशन में क्या होगा, तो B टू A वाली कंडीशन में साइकिलिस्ट जो है वो इधर B की तरफ जा रहा है और बसेस जो है वो सामने से आ रही है। तो यहाँ पे हमारे पास इसकी स्पीड कितनी है v, और इसकी स्पीड कितनी हो गई 20, और अब ये जो मिल रहे हैं वो हर 6 मिनट में मिल रहे हैं। यहाँ पे अभी जो टाइम है, तो अब हम आवर्स में लिखें तो 6/60 आवर हमारे पास आएगा। तो यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू साइकिलिस्ट अगर हम डिस्टेंस ट्रेवल निकालें तो पहले रिलेटिव स्पीड निकाल लेते हैं, रिलेटिव स्पीड ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू साइकिलिस्ट, ये हमारे पास क्या आएगा, तो ये हमारे पास आएगा VB माइनस VC। तो यहाँ पे वैल्यू रखें तो VB की वैल्यू हमारे पास कितनी है v, और माइनस ऑफ माइनस 20, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है अपोजिट। तो ये हमारे पास आ जाएगा v प्लस 20, BC आ गया। अब यहाँ पे हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं, डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू मैन हमारे पास कितना आएगा, तो स्पीड कितनी है v प्लस 20 और टाइम कितना लग रहा है, दैट इज 6/60। सेकेंड कंडीशन में डिस्टेंस बस हर t मिनट बाद छूट रही है, तो बसेस के द्वारा डिस्टेंस कवर्ड कितनी होगी v
और t/60 हमारे पास आएगा। इन दोनों को भी इक्वेट कर देते हैं, तो v+20 इंटू 6/60 इज इक्वल टू vt/60। तो यहाँ पे हमारे पास 60 से 60 अगेन कैंसिल हो जाएगा, तो v+20 इंटू 6 इज इक्वल टू vt। और दूसरी इक्वेशन जो हमारे पास थी वो है v-20 इंटू 18 इज इक्वल टू vt। तो दोनों कंडीशन में vt की वैल्यू को हम इक्वेट कर देते हैं, तो v-20 इंटू 18 इज इक्वल टू v+20 इंटू 6 हमारे पास आएगा। तो ये हमारे पास 3 बचेगा, ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो जाएगा 3v-60 इज इक्वल टू v+20। और हम ये भी बोल सकते हैं कि 2v इज इक्वल टू 60 + 20, और सॉल्व करने पे आएगा 2v इज इक्वल टू 80। तो यहाँ से हमारे पास v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 40 km/h आ जाएगा। अब जब इस v की वैल्यू यहाँ पे रखते हैं तब हम इसको आगे और सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि हमें t की वैल्यू जब वो निकालनी है। तो 40 + 20 इंटू 6 इज इक्वल टू 40 इंटू t। तो ये हमारे पास हो जाएगा 60 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 40 इज इक्वल टू t। कैंसिल आउट किए, ओके, 2 और इधर 3, अगेन हमारे पास इधर बचा 3, तो 3 इंटू 3 दैट इज t इज इक्वल टू एवरी 9 मिनट। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3.10। ए प्लेयर थ्रोज ए बॉल अपवर्ड विद इनिशियल स्पीड ऑफ 29.4 मीटर पर सेकेंड। पूछा गया है आपसे व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द अपवर्ड मोशन ऑफ द बॉल। अगर किसी भी चीज़ को हमने यहाँ से फेंका है दैट u इज इक्वल टू 29.4 मीटर पर सेकेंड, तो जब ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो हमेशा कौन सी डायरेक्शन में लगता है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। तो उसकी डायरेक्शन जो है वो हमेशा किधर रहेगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगी। तो इसके लिए आप क्या बोल सकते हैं, इट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है व्हाट आर द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स मोशन। कोई भी जब चीज़ ऊपर जाती है तो धीरे धीरे उसकी स्पीड जो है वो कम होती जाती है, क्योंकि आपने जिस स्पीड से फेंका है ऊपर की तरफ, जो हमें कितनी दी गई है 29.4 मीटर पर सेकेंड दी गई है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन कितना 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का जो है g की वैल्यू कितनी है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमेशा क्या लगता है, नीचे की ओर। तो वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों जो अपोजिट डायरेक्शन में, इस वजह से स्पीड धीरे धीरे कम होती है और हाईएस्ट पॉइंट पे जाके जो ये वापस मुड़ता है उसी रास्ते। ये अलग से दिखाने के लिए कि मुड़ रहा है इसलिए दूर लिया है, बाकी जिस रास्ते जा रहा है उसी रास्ते, यानी कि इसी रास्ते पे वो वापस आएगा। तो v इज इक्वल टू उस मोमेंट पे क्या होगा, 0। लेकिन इस मोमेंट पे v 0 होगा, लेकिन एक्सेलरेशन अभी भी कितना रहेगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कौन सी डायरेक्शन में, अगेन आंसर है डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही रहेगा। चलिए आगे बात करते हैं। अगला सी, चूज x इज इक्वल टू 0 एंड t इज इक्वल टू 0 टू बी द लोकेशन एंड द टाइम ऑफ द बॉल एट द हाईएस्ट पॉइंट। अब यहाँ पे क्या किया है आपने, जब उसको फेंक दिया तो इस हाईएस्ट पोजीशन यहाँ पे आपको टाइम 0 कंसीडर करना है, यानी कि जब आपने इसको फेंका है तो यहाँ से यहाँ पहुँचने का, नीचे से ऊपर पहुँचने का टाइम कंसीडर नहीं करना है। इसी टाइम को t इक्वल टू 0 लेना है और इसी को कोऑर्डिनेट x इक्वल टू 0 लेना है। एंड वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन टू बी टेकन पॉजिटिव, और नीचे की डायरेक्शन वो क्या करना है, आपको पॉजिटिव कंसीडर करना है। Give the sign of position, velocity, acceleration of the ball during its upward and downward motion। सबसे पहले अगर हम बात करें किसकी, पोजीशन की, अगर हम पोजीशन की बात करते हैं, पोजीशन की बात आती है कि पोजीशन का साइन कैसा देखने को मिलेगा। चलिए जब ये ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू 0 है, लेकिन यहाँ पे कुछ वैल्यू x इज इक्वल टू 1 रही होगी। तो नीचे की डायरेक्शन पॉजिटिव है तो क्या लिखेंगे हम, +1। जब ये वापस आ रहा होगा तो अगेन ऊपर 0 है, लेकिन नीचे x इज इक्वल टू क्या आएगा, पहले +1 आएगा। तो पोजीशन जो है वो दोनों ही कंडीशन में क्या है, पॉजिटिव है। इसके बाद दूसरा हम आते हैं वेलोसिटी के लिए।
तो वेलोसिटी की बात की जाए जब ऊपर जा रहा है तो हमारे पास डायरेक्शन कौन सी पॉजिटिव है, नीचे की डायरेक्शन पॉजिटिव है, ऊपर की डायरेक्शन नेगेटिव है। तो ऊपर जा रहा है तो उस कंडीशन में हमारे पास वेलोसिटी क्या हो जाएगी, नेगेटिव। इसके अलावा नीचे जब आ रहा होगा तब वेलोसिटी हमारे पास क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। लास्ट में हम बात करते हैं एक्सेलरेशन के बारे में। तो एक्सेलरेशन जब नीचे आ रहा है क्या है, ऊपर जा रहा है, दोनों ही कंडीशन में एक्सेलरेशन किधर है, नीचे की तरफ, और नीचे की डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव। तो जी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन ये वैल्यू रहेगी क्या, आपकी पॉजिटिव वैल्यू रहेगी। इसके बाद हमारे पास डी पार्ट जो है, टू व्हाट हाइट डज द बॉल राइज एंड हाउ लॉन्ग डज द बॉल रिटर्न टू द प्लेयर हैंड्स। तो टाइम कितना लगता है, यानी कि एक तो अपने को टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला पता होना चाहिए, टाइम ऑफ फ्लाइट, एंड दूसरा हमें पता होना चाहिए मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला। तो मैक्सिमम हाइट हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है u स्क्वायर बाई 2g। u की बात करें तो हमारे पास है 29.4 इंटू 29.4 और डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9.8 हमारे पास आएगा। तो इसको आगे अगर हम सॉल्व करें तो ये यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा विथ 3 1, और ये हमारे पास कैंसिल आउट होके आ जाएगा 14.7, जिसको आगे सॉल्व करने पे हमारे पास आ जाएगा वैल्यू 45.1 मीटर। और टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, 2u/g। तो 2 इंटू 29.4 डिवाइडेड बाई 9.8, ये कैंसिल आपके 3, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 सेकेंड। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3.11, रीड ईच स्टेटमेंट बिलो केयरफुली and state with reasons and examples if it is true or false. Given condition is that a particle is in one dimensional motion. सबसे पहले हम बात करते हैं with zero speed at any instant may have non-zero acceleration at that instant, then this statement is true. रीजन क्या है इसका कि हमारे पास किस तरीके से हो सकता है कि वेलोसिटी जीरो, जब किसी चीज को हम किसी यू स्पीड से ऊपर फेंकते हैं तो जब वो रिटर्न होता है तो उसके हाईएस्ट पोजीशन का जो पॉइंट होता है उस मोमेंट पे उसकी स्पीड तो है वो जीरो होती है, लेकिन पूरी जर्नी के दौरान जो एक्सेलरेशन है वो हमारे पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है वो रहता है। तो इट इज ए नॉन जीरो एक्सेलरेशन बट एट ए इंस्टेंट देयर इज ए जीरो वेलोसिटी। Next is with zero speed may have non-zero velocity. Then this statement is false because speed is what? Speed is magnitude of velocity. Magnitude of velocity. If speed is zero, that means velocity is also zero. Both of them are zero. Third is with constant speed must have zero acceleration. This statement is true. How? अगर कोई चीज एक स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही है और इसकी हर इंटरवल में स्पीड जो है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट स्पीड होने का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, देयर इज नो चेंज, दैट इज जीरो, देयरफॉर this value must be equal to zero acceleration. Last is with positive value of acceleration must be speeding up. This statement is false. It is not necessarily true. जैसे पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन किस तरीके से, जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने एज्यूम किया कि हमारे पास नीचे की डायरेक्शन जो है वो क्या है, पॉजिटिव, तो एक्सेलरेशन हमारे पास क्या हो गया, पॉजिटिव। लेकिन हमने किसी चीज को जो है वो ऊपर की ओर थ्रो किया है, तो अगर बात की जाए कि जैसे मान लीजिए आपने 20 मीटर पर सेकंड से फेंका तो 1 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 10 मीटर पर सेकंड। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग का मतलब है स्पीड इज डिक्रीजिंग।
So it is not necessary on those conditions where initial velocity is non-zero and or negative. There will be a decrease in magnitude. Question number 3.12. A ball is dropped from a height of 90 meter on a floor. At each collision with the floor, the ball loses 1/10 of its speed. Plot the speed time graph for its motion between t is equal to 0 to t is equal to 12 सेकेंड। सबसे पहले अगर हम बात करें कि यहाँ पे किसी चीज को ड्रॉप किया गया है तो ये हमारे पास मोशन अंडर ग्रेविटी का केस है। एग्जाम्पल के लिए हम कंसीडर कर लेते हैं कि ड्रॉप किया दैट इज u इज इक्वल टू 0 और ये हाइट जो दी गई है दैट इज 90 मीटर और यहाँ पे हमारे पास जो है वो ग्राउंड है और ग्राउंड पे पहुंचने के लिए हम उसके लिए मान लेते हैं कि उसकी स्पीड जो है वो क्या हो जाती है v1 हो जाती है और उसको नीचे आने में जो टाइम लगता है वो हमने एज्यूम किया कि हमारे पास ये टाइम कितना है t1 है। इसके बाद क्या होगा 1/10 ऑफ इट्स स्पीड इज लॉस्ट। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि ये जब वापस रिबाउंड होगी तब हमने इसकी स्पीड को नाम दे दिया v2। तो स्पीड को अगर हमने v2 नाम दे दिया तो v2 की वैल्यू क्या है तो v2 इज 1/10 लॉस्ट ऑफ v1। तो v1 माइनस 1/10 ऑफ v1 इज लॉस्ट। तो ये हमारे पास आ जाएगा 9/10 v1 की वैल्यू आएगी और ये जब पहुंचेगा तो यहाँ पे टॉप मोस्ट पे इसकी स्पीड क्या हो जाएगी 0 और इसके लिए हम मान लेते हैं कि ये जब पहुंचता है तो हमारे पास वो हाइट जो क्या है h2 है और इसको जो ऊपर जाने में टाइम लगता है वो हमारे पास क्या है t2 है। इसके बाद ये जब ऊपर पहुंच जाएगा देन हमने इसको अलग से शो किया है जबकि ये सारा मोशन जो है वो इसी एक स्ट्रेट लाइन में होता है। समझने के लिए हमने सिर्फ इसको अलग लिया है। अगेन हमारे पास जब ये वापस आएगा तो वापस आने में जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है उतना ही टाइम उसको नीचे आने में लगेगा। मान लिया t3 है लेकिन उसकी वैल्यू जो है वो t2 के बराबर ही होगी। हाइट अगेन इसके पास जो है वो हमने मान ली h3 है लेकिन अगेन वो h2 के बराबर ही होगा और किसी भी प्रोजेक्टाइल को जिस स्पीड से आप फेंकते हैं उसी स्पीड से वो वापस आता है तो स्पीड इसके पास v2 ही रहेगी। अगेन आगे क्या कंडीशन बनेगी आगे ये फिर से रिबाउंड होगा और वो स्पीड हमने नाम दे दिया उसको v3। तो v3 विल बी 9/10 ऑफ v2 क्योंकि फिर से 1/10 लॉस हो गया या हम ये बोल सकते हैं 81/100 ऑफ v1 ये हमारे पास v3 की वैल्यू रहेगी। चलिए अब एक एक करके हम सारी वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम जो बात कर रहे हैं वो इस वाली सिचुएशन के लिए कर रहे हैं। इनिशियली जब आपने उसको फेंका है तो आप ये निकाल सकते हैं कि उसको नीचे आने में कितना टाइम लगा होगा। उसके लिए आप यूज करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमारे पास क्या होती है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। इस क्वेश्चन के अंदर आपको g की वैल्यू नहीं दी गई है। g की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हम कंसीडर करेंगे। चलिए सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0 तो ये पार्ट 0 हो गया तो हमारे पास t का फॉर्मूला जो आएगा वो आएगा 2s/a इक्वल टू हमारे पास आगे s की वैल्यू 2s की वैल्यू हमारे पास कितनी है राइट नाउ 90 और डिवाइडेड बाय a दैट इज 9.8। इसको अगर हम सॉल्व करें तो ऊपर 0 लगा के हम यहाँ पे पॉइंट हटा सकते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 × 900 डिवाइडेड बाय हमारे पास 2 × 49 भी हम इसको लिख सकते हैं। जब हम इसको इस तरीके से लिखेंगे तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और 900 का रूट हमारे पास 30 और 49 का रूट हमारे पास 7 तो ये आ जाएगा 4.28 सेकेंड उसको नीचे आने में टाइम लगा। तो दैट इज वैल्यू ऑफ t1। इसके बाद दूसरा कि v1 की वैल्यू हमारे पास क्या रही होगी इसकी वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं कि v की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हम यूज करके निकाल सकते हैं। v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। तो हमारे पास वैल्यू रखेंगे v1 u की वैल्यू हमारे पास क्या है 0 a की वैल्यू हमारे पास है 9.8 और टाइम की वैल्यू है 4.28 सेकेंड। तो जो हमारे पास वैल्यू आएगी दैट विल बी 42 मीटर पर सेकेंड। तो ये वाला पार्ट फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। जब इसको यहाँ से वापस ये रिबाउंड होता है
तो जब रिबाउंड होता है तब स्पीड अगर हम कैलकुलेट करें तो रिबाउंड होने के टाइम पे स्पीड क्या हो जाएगी v2, और v2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी 9/10 ऑफ v1। तो वैल्यू रखते हैं 9/10 और v1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 42, तो ये आ जाएगा 378/10 दैट इज 37.8 मीटर पर सेकेंड। अगेन अब हम ये निकालते हैं कि इसके लिए ये जो h2 हाइट है वो कितनी रही होगी। तो इसके लिए हम यूज करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ पे फाइनली जब टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा तो वेलोसिटी क्या है 0, तो ये 0 हो जाएगा। इनिशियल u यानी कि जिससे फेंका गया है दैट इज v2, एंड इसके बाद a की वैल्यू हमें पता है कि ऊपर जा रहा है तो हमारे पास एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है दैट विल बी -9.8 और -9.8 एंड s की वैल्यू हमें यहाँ पे निकालनी है। चलिए वैल्यू हम पुट करते हैं। तो हमारे पास s के लिए जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा u स्क्वायर बाई 2a। सारी वैल्यूज हम पुट करते हैं तो हमारे पास s है h2 और u की वैल्यू है 37.8 मल्टीप्लाइड विथ 37.8 एंड डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9.8। इसको आगे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 1428.84 डिवाइडेड बाई 19.6। तो इसको सॉल्व करने पे ये वैल्यू हमारे पास आएगी 72.9 मीटर हमारे पास वैल्यू आएगी। तो 72.9 मीटर ये गया है। इसके बाद टाइम भी हम निकाल सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू u प्लस at से। तो t की वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो आएगी u बाई a, और हम यहाँ पे इस कंडीशन में बोल सकते हैं कि t2 इज इक्वल टू क्या है, स्पीड कितनी थी जिससे फेंका गया है v2 और डिवाइडेड बाई g। तो v2 की वैल्यू कितनी है 37.8 और डिवाइडेड बाई 9.8। तो ये हमारे पास टाइम जो आएगा वो आएगा 3.85 सेकेंड। 3.85 सेकेंड उसको ऊपर जाने में लगा है। अब हम अगर बात करें कि टोटल टाइम अभी तक कितना निकल चुका है तो वो निकल चुका है 3.85 प्लस 4.28 दैट इज 8.13 सेकेंड। अब ऊपर जाने में जितना टाइम उसको नीचे लगा, नीचे आने में यानी कि t3 की वैल्यू भी आपके पास कितनी रहेगी 3.85 सेकेंड रहेगी। जिस स्पीड से आपने फेंका था यानी कि v2 से आपने फेंका था, तो जब वो ग्राउंड पे वापस यहाँ पे हिट करेगा तो उस टाइम पे भी उसकी जो स्पीड रहेगी वो हमारे पास कितनी आएगी दैट विल बी 37.8 मीटर पर सेकेंड। इसके अलावा फिर से वो रिबाउंड होगा तो v3 हम निकाल सकते हैं। तो v3 विल इक्वल टू 81/100 इंटू v1, और वो हमारे पास कितना आ रहा है इंटू v1। v1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 42, तो ये हमारे पास आएगा 34.02 मीटर पर सेकेंड। और इसके बाद अगर हम टाइम लिखें तो टाइम हमारे पास कितना हो चुका है, टोटल टाइम अब हमारे पास जो हो चुका है दैट इज 11.98 सेकेंड। और अप्रोक्सीमेटली हम ये बोल सकते हैं कि 12 सेकेंड का हो चुका है। और ये जो पार्ट है यानी कि आगे की प्रोसेस हमारे पास, ये वाला पार्ट हमारे पास आगे का है जिसको स्टडी नहीं करना है, हमें सिर्फ यही बताना है कि t इज इक्वल टू 0 से 12 सेकेंड तक क्या हो रहा है। चलिए इसको ग्राफ से देखते हैं। तो ग्राफ को देखें तो सबसे पहले हमारे पास दो एक्सिस हो गए। एक एक्सिस पे हम शो कर रहे हैं स्पीड को, दूसरे एक्सिस पे हम शो करेंगे टाइम को। और ये हमारे पास क्या हुआ ओरिजिन, इनिशियली हमारे पास t इज इक्वल टू 0 पे जो है वो स्पीड भी 0 है, और जैसे ही हमने उसको ड्रॉप किया तो ड्रॉप करने के बाद उसकी स्पीड राइज होगी और 4.28 सेकेंड पे ग्राउंड पे स्ट्राइक करता है, तब उसकी स्पीड जो है वो 42 मीटर पर सेकेंड हो चुकी है। इसके बाद जैसे ही वो बाउंस बैक करेगा, बाउंस बैक करते ही स्पीड 9/10 बची, यानी कि हमारे पास जो स्पीड बचेगी वो बचेगी 37.8 मीटर पर सेकेंड बचेगी। और इसी स्पीड के बाद वो ऊपर तक जाएगा तो ऊपर जाने में उसको 3.85 सेकेंड और लग जाएंगे, तो टोटल हमारे पास टाइम हो जाएगा 8.13 सेकेंड। इसके बाद वो जब फॉल करेगा तो स्पीड धीरे धीरे बढ़ेगी, और जब वो ग्राउंड पे पहुंचेगा तब टाइम जो टोटल 3.85 सेकेंड फिर से लगेगा। टोटल टाइम जो वो 11.98 दैट इज अप्रोक्सीमेटली 12 सेकेंड हो चुका होगा। और जब वो ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगा उस मोमेंट पे उसकी स्पीड वही होगी जिस स्पीड से वो इनिशियली चला था। एंड फाइनली जब वापस से फिर से एक बार बाउंस बैक होगा तब उसकी स्पीड जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगी
4.02 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी और वो मैक्सिमम हाइट तक जाएगा तब स्पीड 0 हो जाएगी। लेकिन ये वाला पार्ट नहीं पूछा गया, हमें सिर्फ इसी के बारे में बताना था। क्वेश्चन नंबर 3.13, फॉर सिंप्लिसिटी कंसीडर वन डायमेंशनल मोशन। ये हमें बोला गया ताकि मोशन कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो। एक्सप्लेन क्लियरली विद एग्जांपल्स एंड डिस्टिंक्शन बिटवीन, किस किस के बीच में बताना है, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट समटाइम्स कॉल्ड डिस्टेंस ओवर एन इंटरवल ऑफ टाइम, टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय पार्टिकल और सेम इंटरवल। बी हमारे पास है मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ओवर एन इंटरवल ऑफ टाइम एंड द एवरेज स्पीड over the same interval. What is average speed? Average speed is of particle over an interval of time is defined as the total path length divided by the time interval. Show in both that A and B that the second quantity is either greater than or equal to the first when is the equality sign true. तो यहाँ पे जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में हमारे पास क्या फर्क है, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस में हमारे पास क्या डिफरेंस है। तो डिस्प्लेसमेंट हमें देखना होता है ए स्ट्रेट लाइन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन एंड डिस्टेंस हमारे पास क्या होता है, एक्चुअल पाथ कवर्ड। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई एक व्यक्ति ए से चलता है और ए से चलते हुए एक 1D मोशन में बी तक पहुंचता है, तो इस दौरान क्या करेगा, जब ए से बी वो जा रहा है तो इनिशियल से फाइनल तक स्ट्रेट लाइन भी यही बनेगी और उसने एक्चुअल पाथ भी यही कवर किया है। तो ए से बी मोशन के लिए हम ये बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड हमारे पास आएगा। इसके बाद मान लीजिए कि वो बी से वापस लौट के आता है सी तक, तो एक्चुअल पाथ उसका जो कवर्ड है, अगर हम बात करें ए बी सी के लिए, तो एक्चुअल पाथ जो है वो डिस्टेंस तो हमारे पास क्या काउंट करेंगे कि ए से बी गया और सी पे वापस आया, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, डिस्टेंस, ए बी सी एक्चुअल डिस्टेंस हो जाएगी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के लिए बात करें तो ये इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन, तो ये हमारे पास ए सी सिर्फ किसको रिप्रेजेंट करेगा, डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस कंडीशन में जब एबीसी पाथ के लिए बात करोगे तब आप क्या बोलोगे कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड जो है दैट इज लेस देन डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल। तो हम यहाँ पे एक फाइनल कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज आइदर लेस देन और इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, और ये एक सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि वो उसमें वापस लौट रहा है या नहीं। इसी तरीके से अगर हम बात करें एवरेज स्पीड की, तो एवरेज स्पीड हमारे पास क्या हो जाएगी, एवरेज स्पीड इज टोटल पाथ लेंथ डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। और एवरेज वेलोसिटी के लिए अगर हम बोलें तो एवरेज वेलोसिटी के लिए हमारे पास आ जाएगा नेट डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, और वही टाइम इंटरवल हमारे पास रहेगा। अब इसी में भी अगर हम दोनों सिचुएशन लें, जैसे ए बी पाथ के लिए लें, तो ए बी पाथ के लिए हम क्या बोल सकते हैं कि ए बी पाथ के लिए जो एवरेज हमारे पास स्पीड है वो किसके बराबर है, एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के बराबर हमारे पास यहाँ पे वैल्यू मिल रही है। लेकिन अगेन अगर हम बात करेंगे एबीसी के लिए, तो उस कंडीशन में हमारे पास जो एवरेज स्पीड है उसकी वैल्यू ज़्यादा रहेगी, किससे, एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा रहेगी। तो आप यहाँ पे फाइनली ये बोल सकते हैं कि एवरेज स्पीड इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू किसके, एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के। क्वेश्चन नंबर 3.14, ए मैन वॉक्स ऑन ए स्ट्रेट रोड फ्रॉम हिज होम टू मार्केट 2.5 किलोमीटर अवे with a speed of 5 km per hour. Finding the market closed, he instantly turns and walks back home with speed of 7.5 km per hour. What is the magnitude of average velocity, average speed of the man over the interval of time? अलग अलग टाइम इंटरवल दिए हैं, पहले 0 to 30 मिनट, सेकेंड इज 0 to 50 मिनट, थर्ड इज 0 to
40 मिनट। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इस सिचुएशन को एनालाइज करें तो क्या सिचुएशन है, यहाँ पे होम और मार्केट इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू 2.5 किलोमीटर, और जाते टाइम जब वो जाता है तब उसकी स्पीड रहती है 5 किलोमीटर पर आवर। तो देखते हैं पहले जाने में कितना टाइम लगता है। तो हमारे पास स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम, और हम इसमें टाइम निकालना चाहते हैं बेसिकली। तो टाइम यहाँ से, कहाँ से, घर से मार्केट जाने में उसको कितना टाइम लगेगा वो निकालना चाह रहे हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, एंड वैल्यूज अगर हम पुट करें, डिस्टेंस हमारे पास कितनी है 2.5 किलोमीटर और स्पीड जो है दैट इज 5 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 1/2 आवर। नेक्स्ट पार्ट में जब वो रिटर्न होता है तो उस दौरान उसकी स्पीड जो है वो 7.5 किलोमीटर पर आवर रहती है। तो उसके लिए अगर हम यहाँ पे टाइम निकालें, अगेन डिस्टेंस हमारे पास इस बार कितनी है 2.5 ही है, लेकिन स्पीड जो है वो 7.5 किलोमीटर पर आवर है। तो ये हमारे पास आएगा 1/3 आवर। 1/3 आवर का मतलब है 60 मिनट बाई 3 दैट इज 20 मिनट। ऐसी सिचुएशन है, यानी कि अगर हम बात करें कि t इज इक्वल टू 0 पे कहाँ है, तो वो t इज इक्वल टू 0 पे घर पे था। इसके बाद t इज इक्वल टू बात करें कि 30 मिनट पे कहाँ था, तो वो मार्केट में था, लेकिन वापस आते टाइम वो ज़्यादा स्पीड से है, इसलिए t इज इक्वल टू 50 पे जो वो वापस घर आ चुका है। तो पहला पार्ट हमसे क्या पूछा गया है कि मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है, दैट इज नेट डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। और डिस्प्लेसमेंट के लिए हम क्या देखते हैं, उसकी फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो हमारे पास फाइनल पोजीशन उसकी क्या है, घर, इनिशियल पोजीशन उसकी क्या थी, घर। तो फाइनल और इनिशियल पोजीशन सेम है, तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कितना आया 0, और टोटल टाइम इज 50 मिनट। इसीलिए हमें ये लाइन बोली गई है कि अगर मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी बोलोगे तो उसकी एवरेज वेलोसिटी हमारे पास क्या आएगी 0। तो आप उसको ये नहीं बोल सकते कि आपकी जो एवरेज वेलोसिटी है वो 0 है, इसका मतलब अगर मैग्नीट्यूड लोगे तो स्पीड भी आपकी क्या आ रही है 0 यहाँ पे आ रही है। अब इसके बाद हम बात करते हैं अलग अलग पार्ट्स में जो है उसकी एवरेज स्पीड क्या रही होगी। सबसे पहले 0 to 30 अगर हम बात करें तो 0 to 30 वो एक ही स्पीड से गया है। तो बी के फर्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें कि हमारे पास एवरेज स्पीड क्या आएगी, तो एवरेज स्पीड के लिए हमारे पास क्या आएगा, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो डिस्टेंस हमारे पास कितनी है 2.5 किलोमीटर और टाइम कितना लगा 1/2 आवर। तो ये हमारे पास आएगा 5 किलोमीटर पर आवर। तो ये ए पार्ट का आंसर था। बी के सेकंड पार्ट के लिए बात करें तो अब हमारे पास अगर एवरेज स्पीड निकालनी हो, तो एवरेज स्पीड अगर हम निकालना चाहते हैं तो अगेन क्या आएगा, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस देखिए यहाँ पे 0 to 50, तो 50 तक कितना गया, वो 2.5 किलोमीटर गया, 2.5 किलोमीटर वापस आया। तो 2.5 प्लस 2.5 और टाइम उसको कितना लगा, तो टाइम उसको लगा, पहले उसको टाइम जो लगा है वो लगा है 30 मिनट और बाद में जो टाइम लगा है वो है 20 मिनट। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 और डिवाइडेड बाई 50 मिनट। अगर हम इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करते हैं तो 5/50/60, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। तो हमारे पास आएगा डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, और स्पीड हमारे पास अभी कितनी है, स्पीड हमारे पास वापस आते टाइम उसकी स्पीड जो है वो है हमारे पास 7.5 किलोमीटर पर आवर और टाइम कितना है 10 मिनट। तो 7.5 इंटू 10 मिनट। अब हम इसको आर में कन्वर्ट करें तो हमारे पास है 7.5 इंटू 10/60, ये हमारे पास आएगा, इसका पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो ये हमारे पास आएगा 5/4 किलोमीटर।
तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास, अब अगर हम निकालें फिर से एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड के लिए हमारे पास टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस कहाँ से पहले मार्केट तक गया, दैट इज 2.5 किलोमीटर, फिर आधे रास्ते यानी कि 1.25 किलोमीटर वापस आया। टाइम की बात करें तो 30 मिनट जाने में लगे और 10 मिनट वापस आधे रास्ते तक आने में लगे, तो ये हमारे पास हो गया 3.75 डिवाइडेड बाई 40। तो यहाँ पे हमारे पास ये मिनट में है और दिस इज इन किलोमीटर, तो किलोमीटर पर आवर में बताना चाहें तो 3.75 40 डिवाइडेड बाई 60, तो ये हमारे पास हो जाएगा कैंसल आउट होके 3/2 इंटू 3.75, या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं 11.25 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 5.625 किलोमीटर पर आवर। Question number 3.15. In exercises 3.13 and 3.14, we have carefully distinguished between average speed and magnitude of average velocity. No such distinction is necessary when we consider instantaneous speed and magnitude of velocity. The instantaneous speed is always equal to magnitude of instantaneous velocity. Why? तो यहाँ पे क्या होता है कि इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है बहुत ही स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए, स्मॉल टाइम इंटरवल यानी कि dt हम जिसको बोलते हैं dt टेंड्स टू 0। तो स्पीड के लिए जब आप लिखोगे तो क्या लिखोगे dx/dt, क्योंकि जितनी भी डिस्टेंस चला होगा। और अगर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी के बारे में बात की जाए तो वो भी हमारे पास क्या होगी dx/dt। ये हमारे पास जब छोटे से टाइम इंटरवल के लिए डिस्प्लेसमेंट होता है तो वो हमारे पास ऑलमोस्ट क्या आता है, एक स्ट्रेट लाइन आता है, जिसकी वजह से हम क्या बोलते हैं कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस दोनों ऑलमोस्ट ही हमारे पास एक ही वैल्यू देखने को मिलती है, इसलिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड के अंदर हम ज़्यादा डिफरेंस नहीं बता सकते, लेकिन बड़े टाइम इंटरवल के लिए इनमें डिफरेंस पॉसिबल होता है अनलेस और अनटिल वो एक यूनि डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन मोशन हो। चैप्टर 3 क्वेश्चन नंबर 3.16, लुक एट द ग्राफ्स A to D carefulली एंड स्टेट विथ रीजन्स which is of these cannot possibly represent one dimensional motion of particles। तो ग्राफ की बात करें तो सबसे पहले ग्राफ हमारे पास ये है, तो ये वन डायमेंशनल मोशन को रिप्रेजेंट कर सकता है या नहीं कर सकता, तो उसके पीछे रीजन है कि ये नहीं कर सकता। और क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि ये किसी टाइम पे यहाँ पे हमें दो पोजीशन शो कर रहा है। क्या ऐसा पॉसिबल है किसी भी चीज़ के लिए कि वो एक ही टाइम पे दो जगह पे प्रेजेंट हो? आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं, आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। तो हर जगह जो है वो एक टाइम इंटरवल, एक टाइम इंस्टेंट पे दो लोकेशंस पॉसिबल नहीं होती। नेक्स्ट हमारे पास जो ग्राफ है वो है वेलोसिटी टाइम के लिए। तो यहाँ पे भी अगर आप देखें तो यहाँ पे जो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे आपकी वेलोसिटी क्या बता रहा है, ओरिजिन से ऊपर है, तो ये बोल रहा है वेलोसिटी पॉजिटिव है। उसी इंस्टेंट पे ये बोल रहा है कि वेलोसिटी नेगेटिव है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। तो ये भी वन डायमेंशनल मोशन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। नेक्स्ट ग्राफ हमारे पास अगला है स्पीड और टाइम के लिए। तो स्पीड हमारे पास क्या है, स्पीड के लिए कंडीशन क्या होती है कि स्पीड की वैल्यू जो है, जो रेंज रहती है वो हमारे पास कहाँ होती है, 0 टू पॉजिटिव वैल्यू होती है, स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती। और आप इस वाले रीजन में चेक करेंगे तो यहाँ पे ये क्या बता रहा है कि स्पीड क्या है, नेगेटिव। अगेन ये भी हमारे पास वन डायमेंशनल मोशन को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। नेक्स्ट ग्राफ हमारे पास है टोटल पाथ लेंथ एंड टाइम इंटरवल के बीच में। टोटल पाथ लेंथ, जैसे मान लीजिए किसी ने ए से चलना स्टार्ट किया, चाहे वो घूम फिर के कैसे भी करे, अगर वो चलते जा रहा है दैट मीन्स ये लेंथ जो है वो लाइन की क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, ये कभी भी डिक्रीज नहीं होगी। तो यहाँ से लेके इस टाइम इंटरवल तक के लिए तो लेंथ क्या हो रही है, बढ़ रही है, लेकिन इस वाले ड्यूरेशन के अंदर ये क्या बोल रहा है कि लेंथ क्या हो रही है, कम हो रही है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो ये भी हमारे पास 1D मोशन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो इनमें से कोई सा भी ग्राफ जो है वो 1D मोशन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 3.17, द फिगर शोज xt प्लॉट of one dimensional motion of the particle. Is it correct to say from the graph that particle moves in a straight line for
t less than 0 and on a parabolic path for t greater than 0. If not, suggest a suitable physical context for given graph. गिवन ग्राफ में ये जो रीजन है ये रिप्रेजेंट करता है t लेस देन 0 को, आगे वाला रिप्रेजेंट करता है t ग्रेटर देन 0 को। इस ग्राफ में t लेस देन 0 के लिए फिर से बात करें तो उसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, इसका मतलब उस ड्यूरेशन में वो क्या है, रेस्ट पे। बात आती है t ग्रेटर देन 0, तो जो ग्राफ बना होता है वो शेप को पाथ को रिजेंबल नहीं करता है, ये सिर्फ हमें पोजीशन को बता रहा है। और पोजीशन वाइज देखा जाए तो इस ग्राफ का स्लोप जो है वो कॉन्स्टेंटली बढ़ते जा रहा है, और स्लो बढ़ते जा रहा है इसका मतलब जो है वो वेलोसिटी, एक्सटी ग्राफ में जो स्लोप किसको रिप्रेजेंट करता है, वेलोसिटी को, तो वेलोसिटी इंक्रीज होती जा रही है। तो ये हमारे पास वन डायमेंशनल का तो है, हम इसको रिलेट कर सकते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी से, मोशन अंडर ग्रेविटी में एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी के साथ। क्वेश्चन नंबर 3.18, a police van moving on highway with speed of 30 km per hour fires a bullet at the thief's car speeding away in the same direction with a speed of 192 km per hour. If the muzzle speed of the bullet is 150 meter per second, with what speed does the bullet hit the thief's car? Or obtain that speed which is relevant for damaging the thief's car. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक पुलिस की वैन है जो किसी डायरेक्शन में 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है वो जा रही है, और उसके आगे जो है वो थीफ की कार जो है वो 192 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यहाँ पे जा रही है। तो दोनों की डायरेक्शन सेम ही है, तो अगर हम वेलोसिटी के टर्म्स में लिखें तो वेलोसिटी ऑफ पुलिस वैन ये हमारे पास हो गया 30 किलोमीटर पर आवर, और वेलोसिटी ऑफ थीफ ये हमारे पास हो गया 192 किलोमीटर पर आवर। अगर हम इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 30 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड, या 150/18 मीटर पर सेकेंड, यानी कि आ जाएगा 8.33 मीटर पर सेकेंड आएगा। दूसरा थीफ के लिए भी अगर यही काम करें तो 192 इंटू 5/18, इसको सॉल्व करने पे ये हमारे पास आएगा 53.33 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे। अब जो दिया गया है 150 मीटर पर सेकंड क्या है, क्या ये बुलेट की स्पीड है? तो नहीं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये मजल स्पीड। मजल स्पीड तो जिस स्पीड से जो है बुलेट पिस्टल से निकलती है उसको मजल स्पीड बोलते हैं, और पिस्टल अभी कहाँ है, कार में, तो विद रिस्पेक्ट टू कार ये हमारे पास स्पीड है। तो हम इसको लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू पुलिस वैन, तो दैट इज इक्वल टू 150 मीटर पर सेकेंड हमारे पास होता है। एक रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है हमारे पास, VAB इज इक्वल टू क्या होता है, VA माइनस VB हमारे पास वैल्यू होती है। तो इसी का यूज हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो विद रिस्पेक्ट टू पुलिस के लिखा हुआ है तो हम क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ बुलेट माइनस वेलोसिटी ऑफ पुलिस इज इक्वल टू 150 मीटर पर सेकेंड। वैल्यू रखेंगे VP की जो कितनी है हमारे पास, माइनस 8.33 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 150 मीटर पर सेकेंड। तो VB की वैल्यू यानी कि बुलेट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी आई, 158.33 मीटर पर सेकेंड। हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि थीफ की कार को या कितनी स्पीड से बुलेट हिट करने वाली है, तो उसके लिए हमें निकालना पड़ेगा वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू थीफ्स कार। तो ये हमारे पास हो जाएगा VB माइनस VT। VB की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 158.33 मीटर पर सेकेंड माइनस 53.33 मीटर पर सेकेंड, तो ये हमारे पास आएगा 105 मीटर पर सेकेंड। तो थीफ की कार में थीफ को क्या फील होगा कि बुलेट जब उससे कार से टकराएगी तो कितनी स्पीड से टकराएगी, 105 मीटर पर सेकेंड से टकराएगी। तो ये उसके लिए डैमेज करने वाली स्पीड रहेगी, न कि हमारे पास जो उसकी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो एक्चुअल स्पीड आ रही है। क्वेश्चन नंबर 3.19, सजेस्ट ए सुटेबल फिजिकल सिचुएशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स। सबसे पहला ग्राफ जो है वो हमारे पास xt का ग्राफ दिया गया है। xt ग्राफ में एक चीज का ध्यान रखना कि dx/dt जिसको हम क्या बोलते हैं, स्लोप, तो स्लोप यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट करता है, तो स्लोप रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे वेलोसिटी को। तो फर्स्ट पार्ट यानी कि यहाँ से लेके अगर हम इस पार्ट की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास स्लोप कितना है, 0,
तो v इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। इस पार्ट के अंदर हमारे पास स्लोप कैसा है, पॉजिटिव, तो वेलोसिटी कैसी आएगी, पॉजिटिव। यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास क्या आ रहा है, वेलोसिटी कैसी है, तो वो हमारे पास है नेगेटिव। एंड इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगेन स्लोप क्या है, 0, तो v भी हमारे पास कितना आएगा, 0 आएगा। इसके बाद ये बताना है कि एक फिजिकल सिचुएशन क्या हो सकती है कि कोई फुटबॉल थी, इनिशियली वो क्या है, रेस्ट पे है, जो इस पीरियड के अंदर शो हो रहा है। देन उसको आके कोई किक करता है तो इसके पास वेलोसिटी आती है, पॉजिटिव वेलोसिटी। देन आफ्टर दैट क्या होता है, कोई सामने वॉल है उससे रिबाउंड होगा और रिबाउंड होके ये थोड़ा सा उससे पीछे जाके जो वो रुक जाती है। ये इसके लिए सुटेबल फिजिकल कंडीशन रहेगी। नेक्स्ट ग्राफ जो है हमारे पास वो ये है कि यहाँ पे अगर इस पॉइंट से देखा जाए तो वेलोसिटी हमारे पास क्या है, 0। धीरे धीरे वेलोसिटी क्या है, हमारे पास डिक्रीज होती जा रही है। और इस ग्राफ का स्लोप अगर देखा जाए तो स्लोप हमारे पास एंगल क्या है, कांस्टेंट है। तो स्लोप हमारे पास किसको बताएगा, एक्सेलरेशन को, जो कि हमारे पास क्या है, कांस्टेंट। और सडनली इस पॉइंट पे आके वेलोसिटी जो है वो माइनस से एकदम जो है वो पॉजिटिव हो जाती है। हल्की सी वैल्यू पहले से जो है वो डिक्रीज हो चुकी है। अगेन इसके लिए भी बात की जाए तो मैग्नीट्यूड जो है वो हर बार डिक्रीज होते जा रहा है। ऐसी कंडीशन कब पॉसिबल है, किसी चीज को आप ग्राउंड से ऊपर फेंक दो, ऊपर फेंकोगे तो वेलोसिटी, जैसे यहाँ से आपने उस पॉइंट पे जब थे आपने इस चीज को ऊपर फेंका तो यहाँ पे आपकी वेलोसिटी क्या है, मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम हाइट तक जाएगा। देन उसके बाद रिबाउंड होगा, कुछ वेलोसिटी कम हो जाएगी, तो इस तरीके से ये कंडीशन यहाँ पे बनती जाएगी। तो ये धीरे धीरे करके फाइनली जो है वो वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0। तो फाइनली जो है वो बॉडी रेस्ट पे आ जाती है। इसके बाद अगला हमारे पास जो है वो है एक्सेलरेशन एटी ग्राफ के लिए। तो एक्सेलरेशन अगर की बात की जाए तो कोई इस पॉइंट तक अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट और उसकी वैल्यू भी कितनी है, 0। अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 है इसका मतलब वेलोसिटी आपकी कितनी है, कांस्टेंट है। इसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक इसके अंदर एक हमारे पास सडनली एक्सेलरेशन आता है, फिर वही एक्सेलरेशन पहले इंक्रीज होता है, फिर वो डिक्रीज होता है, देन वापस क्या हो जाता है, 0। तो सडनली एक्सेलरेशन कैसा आया हमारे पास, पॉजिटिव आया, उसकी वैल्यू बढ़ी और बाद में उसी की पॉजिटिव में वैल्यू बढ़ के वापस कितनी हो गई, 0 हो गई। ऐसी कंडीशन बनती है तो इसके अंदर वेलोसिटी हमारे पास बढ़ेगी और वेलोसिटी बढ़ के और बाद में वापस क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। ऐसी कंडीशन कब पॉसिबल है, एक हमारे पास जैसे मान लीजिए कि हैमर है और उस हैमर जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है और आगे कोई कील है तो उसमें जाके नेल में जाके जैसे ही टकराएगा तो उस कंडीशन में ये सिचुएशन क्रिएट होगी। Chapter 3 question number 3.21 figure gives the xt plot of the particle in 1D motion. Three different equal time intervals are shown, in which interval is the average speed greatest and in which it is the least. Gives the sign of average velocity in each interval. तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि सबसे पहले स्पीड किस पे डिपेंड करती है, एवरेज स्पीड की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास हो जाएगा टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो टाइम इंटरवल सबके लिए सेम है, तो एवरेज स्पीड उसकी ज्यादा होगी जिसकी टोटल डिस्टेंस ज्यादा रहेगी। तो फर्स्ट में हमने यहाँ पे डिस्टेंस मार्क कर ली, सेकंड वाले के लिए अगर हम डिस्टेंस मार्क करें तो वो कुछ इस तरीके से हमें दिखेगी। तो ये सेकंड के लिए हो गया। इसके बाद हमारे पास आता है थर्ड के लिए। तो थर्ड में आप देख सकते हैं कि गैप सबसे ज्यादा है, इसका मतलब थर्ड की डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो है वो सबसे ज्यादा हमारे पास रहेगी। तो V3 सबसे ज्यादा आएगा, V1 उससे कम आएगा और V2 की वैल्यू जो वो सबसे कम हमारे पास रहेगी। इसके बाद नेक्स्ट हमसे पूछा है कि साइन क्या रहेगा। तो साइन के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, स्लोप। तो स्लोप अगर हम यहाँ पे देखें तो फर्स्ट वाले के लिए स्लोप कुछ इस तरीके से शो होगा, सेकंड वाले के लिए हमारे पास इस तरीके से आएगा और थर्ड वाले पे इस तरीके से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये थीटा जो है दैट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री और इन दोनों में जो है वो थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। तो अगर थीटा हमारे पास ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है तो स्लोप कैसा होगा हमारे पास, नेगेटिव। और अगर स्लोप नेगेटिव होगा तो हम ये बोल सकते हैं कि वेलोसिटी हमारे पास क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। इसी तरीके से थीटा अगर लेस देन 90 डिग्री रहता है तो स्लोप क्या आएगा, पॉजिटिव। अगर स्लोप पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब वेलोसिटी भी क्या आएगी, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव स्लोप कौन से केस में है, फर्स्ट एंड सेकंड में, और नेगेटिव किस में हमारे पास, थर्ड वाले में। क्वेश्चन नंबर 3.22
figure gives a speed time graph of a particle in motion along a constant direction. 3 equal time intervals are shown. In which interval is the average acceleration greatest in magnitude? तो हमारे पास सबसे पहले अगर हम बात करें कि एवरेज एक्सेलेरेशन क्या होता है, तो वो हमारे पास होता है चेंज इन स्पीड अपॉन टाइम इंटरवल. टाइम इंटरवल. अब हमसे सिर्फ किसके बारे में बोला गया है? मैग्नीट्यूड. तो यहाँ पे हमें सिर्फ क्या देखना है? मैग्नीट्यूड को देखना है. तो तीनों ही केस में अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे चेंज इन स्पीड हमारे पास मैग्नीट्यूड जो है वो वेलोसिटी का इतना मिलेगा. थर्ड वाले केस, सेकंड वाले केस में हमारे पास जो है वो मैग्नीट्यूड की वैल्यू ये रहेगी, और थर्ड वाले केस में इट इज ऑलमोस्ट हमारे पास सेम ही है. तो मैग्नीट्यूड हमारे पास, चेंज इन स्पीड हमारे पास किस केस में ज्यादा है? सेकंड वाले इंटरवल में ज्यादा है. तो हम ये बोल सकते हैं कि सेकंड में मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा रहेगा. उससे कम जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास क्या आएगा? फर्स्ट वाले में आएगा. और सबसे कम मैग्नीट्यूड जो है वो हमारे पास किस में आएगा? थर्ड वाले केस में रहेगा. इसके बाद इन विच टाइम इंटरवल द एवरेज स्पीड इज ग्रेटेस्ट. तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास एवरेज स्पीड की बात की जाए तो ये हमारे पास फर्स्ट वाले की मिनिमम है और ये हमारे पास मैक्सिमम है. सेकंड वाले में ये हमारे पास मिनिमम है, ये हमारे पास मैक्सिमम है. लेकिन थर्ड वाले की यही मैक्सिमम और मिनिमम की बात की जाए तो हमारे पास ये मैक्सिमम होगी और मिनिमम हो गई. ये हमारे पास मिनिमम हो गई, ये मैक्सिमम हो गई. तो आप देख सकते हैं कि स्पीड में सबसे ऊपर हमारे पास किसके रहेगा? थर्ड के लिए रहेगा. तो एवरेज स्पीड हमारे पास थर्ड के लिए सबसे ज्यादा आएगी. इसके बाद चूजिंग द पॉजिटिव डायरेक्शन एज द कांस्टेंट डायरेक्शन ऑफ मोशन गिव द साइन ऑफ v एंड a इन द टाइम इंटरवल्स. तो हमारे पास सबसे पहले v की बात करें तो v जो है, अब देखिए सभी जो है वो टाइम एक्सिस से ऊपर है. तो वेलोसिटी चाहे v1 के लिए बात करो, चाहे v2 के लिए बात करो, चाहे v3 के लिए ग्रेटर देन 0 रहेगी. मतलब सारी वैल्यूज हमारे पास कैसे हैं? पॉजिटिव. लेकिन एक्सेलरेशन की बात की जाए तो एक्सेलरेशन हम किससे बताएंगे? स्लोप से. तो हमारे पास फर्स्ट वाले के लिए स्लोप इस तरीके से आएगा, सेकंड वाले के लिए ये टेंजेंट हो गया, थर्ड वाले के लिए आ गया. तो फर्स्ट वाले में हमारे पास a1 हमारे पास कैसा रहेगा? पॉजिटिव. a2 हमारे पास कैसा रहेगा? नेगेटिव. और a3 जो थर्ड टाइम इंटरवल में है वो हमारे पास क्या आएगा? 0 आएगा. व्हाट आर द एक्सेलरेशन एट द पॉइंट a b c d. तो आप a पे देख सकते हैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, b पे भी, c पे भी और d पे भी. तो इसका हम क्या मतलब निकालें कि अगर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लाइन रहती है तो वेलोसिटी इसका मतलब क्या है? वेलोसिटी हमारे पास कांस्टेंट है, और वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या है? 0. तो a b c एंड d इन सभी पे हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है? 0.